गुड इवनिंग। कैसे आप? क्या आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा सेशन होगा वो हमारा मॉडल सेट साइंस के मिक्स क्वेश्चन का सीरीज होने वाला है। हम आपको आपके आगामी आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है, संभावित जो प्रश्न है, उसका सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है आने की संभावना बनी हुई है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? इसके अलावा हमारा एक और सीरीज साइंस का चल रहा है आपके लिए, जो कि सवेरे में चलता है। वो हमारा एनसीईआरटी चैप्टर वाइज साइंस सीरीज है, जिसमें आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 सेशन तक का चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का सवाल आपको हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल रहा होगा, उम्मीद है हम लोग। चलिए तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आते हैं। ये जो सीरीज जैसा कि हमने बताया 100% सिलेक्शन सीरीज है आपका। ठीक है, साइंस 100% सिलेक्शन सीरीज है, जिसमें हम आपको साइंस के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस करवाएंगे, जिससे आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो जब आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा आपका रिजल्ट भी जो है बहुत ही ज़्यादा होने की संभावना बनी रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपस में जुड़ी दो धनावेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती है? आपको बताना है कि आपस में जो जुड़ी हुई जो वस्तु है उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो इसका कारण क्या है? ये आप लोगों से था। इसका बेसिक रीजन क्या है कि जो हमारा विद्युत धारा है वो दो वस्तुओं के बीच प्रवाहित नहीं। ठीक है, धारा का प्रवाह किसके कारण होगा? फ्री आयन के कारण या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण या फिर मुक्त आयन के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, या फिर विभव विभव का जो अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, उसके कारण क्या होता है? आपका धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे देखना होगा ऑप्शन क्या हमारा, आवेग समान होगा तभी नहीं होगा भैया। समान प्रतिरोधकता से कोई लेना देना नहीं है, समान धारिता से भी लेना देना है, समान विभव पर। अगर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो बराबर है, ठीक है, तो जो हमारा विभव है, अगर दोनों विभव क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, तो धारा का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, वो हमारा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर सभी लोग क्या मारेंगे? 4 मारेंगे। 4 वालों का बिल्कुल सही और सही आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर मेरी बात यहां तक? अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पादों और वाई की पहचान करी। ठीक है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बात। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखिए कि मान लीजिए कोई दो एलिमेंट है, किसी और दो एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन करने के बाद अगर ए सी बन जाए और बी डी बन जाए, ध्यान दीजिए, ए बी प्लस सी डी था, वो बन क्या गया आपका? ए सी प्लस बी डी आपका बन गया। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। डबल डिस्प्लेसमेंट का ये आपका क्या हो गया? ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आपके पास दो एलिमेंट है, एक है आपका सीसा, एक है आपका नाइट्रेट, यहाँ पर है आपका पोटेशियम और यहाँ पर है आपका आयोडीन। देखो, सीसा आयोडीन के साथ अभिक्रिया किया है और जो हमारा NO3 था वो पोटेशियम के साथ अभिक्रिया किया है। यहाँ पर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जा रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर आपका हो जा रहा है। पीबी को ए मान लो, NO3 को आप बी मान लो, इसको आप सी मान लो, इसको आप डी मान लो। देखो ए के साथ डी गया है, क्या है ना, ए के साथ डी गया है और आपका डी के साथ आपका क्या गया है? डी गया है। ये आपका जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ऑप्शन नंबर सभी लोग ने क्या लगाया है? 3 लगाया होगा मेरे हिसाब से, और जिन्होंने भी 3 लगाया है
का जो आंसर है वो बिल्कुल ही सही और सही आंसर आ गया। क्लियर है भाई लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़ा बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र से अंतर्गत आती है? कपास के रेशा से उपयोग करके जो कपड़ा बनाया जाता है वो जो हमारा इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है, वो हमारा किस सेक्टर में आता है? तो भारत में जो सेक्टर है वो 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया। एक है आपका प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है हमारा द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी, और तीसरा हमारा टर्सरी जिसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र के नाम से। यहाँ से प्रश्न आपके कई प्रश्न बनते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल। तो प्राथमिक क्षेत्र का हमारा है कृषि। ठीक है, अच्छा भारत में सबसे ज्यादा टैक्स आपको किस सेक्टर से प्राप्त होता है, या फिर आप तीसरे सेक्टर में टर्शियरी जो हमारा है सेक्टर, उसमें कौन कौन सा चीज आता है? तो जितना भी आप कंस्ट्रक्शन वगैरह देख रहे हो, इंडस्ट्रीज वगैरह देख रहे हो, ये सब हमारा आता है तृतीय क्षेत्र में। और यहीं से सबसे ज्यादा मैक्सिमम टैक्स जो है इंडिया में कलेक्शन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा जो सेवा कहां से आपका कर आता है, तो सेवा कर यानी टर्शियरी क्षेत्र से आपका आता है। तो ये जो आंसर हो जाएगा रेशम कपड़ा ऑप्शन नंबर 1 जिस सेकेंडरी क्षेत्र में आता है। इसमें आता है भैया सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में ये आपका आता है। ठीक है, मेरी बात यहां तक आप लोगों का? देखिए अगला, विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार। केचुआ श्वसन कार्य त्वचा से करता है। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़ा होता है यद्यपि अपनी त्वचा से भी श्वसन करता है। केचुआ श्वसन कहां से करता है? केचुआ अपना श्वसन जो है त्वचा से करता है। ये तो आपका ठीक बात है भाई। और मेढक जो है क्या है, वो हमारा गुहैचर होता है, और ये त्वचा से भी सांस ले सकता है और फेफड़ा से भी सांस ले सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 भी सही। तो देखिए आपका 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो आपका वो सही और सही स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को? अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसके बारे में निश्चित तौर से आप लोग शेयर भी करेंगे। ठीक है मेरी बात? सही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर जो है वो किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर का उपयोग हम लोग खाने में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो वो किस चीज का मिश्रण होता है? ठीक है, ये आप लोगों से पूछा गया। बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बेकिंग पाउडर जो होता है वो मिश्रण होता है बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं मृदु खाद्य एसिड। ठीक है, बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड की जगह कभी आपको ये दे सकता है कि मृदु खाद्य, ये भी आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है। ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या लगाया है? 3 लगाया होगा। ठीक है, चलिए अब बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO। क्या हो गया आपका? बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब एक और आता है आपका धोवन सोडा आता है। ये तो आपका बेकिंग सोडा है जिसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा। एक धोवन सोडा या फिर आपका धोने वाला सोडा आता है। ठीक है, इसका क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा नहीं होगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका? धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा जिसके नाम से हम लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों का क्या आया? 3 आया। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हुए कि बेकिंग सोडा और धोवन सोडा। वॉशिंग सोडा हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया और बेकिंग सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा।
जब आपतित किरण डैश से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हमारा ये क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में हमारा ये फोकस है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है यानी मुख्य अक्ष है, यह हमारी वक्रता की त्रिज्या है। आपको पता है कि C बराबर आपका 2F होता है। वक्रता की त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या बोला है कि आपतित किरण, मान लो जो कोई प्रकाश है यहां से आ रही, ठीक है, और उसके बाद ये परावर्तन होगा, आपतित किरण यहां गई, आपतित किरण गई और परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाए, ये हमसे पूछा। देखिए परावर्तन के बाद कहां से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है। तो ये देखिए ये जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, क्या जा रहा है, मेन एक्सिस के पैरेलल में जो हमारा ये आपतित प्रकाश है आ रहा। ठीक है, एरो दे देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये है एरो इंसिडेंट रे का, ठीक है, और ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे का, परावर्तित प्रकाश का ये निशानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने ए लगा दिया होगा मेरे हिसाब से, और जिनका भी ऑप्शन नंबर 1 आ गया उसका सही और सही आंसर आप लोगों का आ। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को? आइए अगले को, यहाँ से एक और दो प्रश्न आप लोग याद रख सकते हो कि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमारी ऋणात्मक होती है, वस्तु दूरी जिसको हम लोग यू से लिखते हैं हमेशा ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब दूरी जो होता है वो आपका ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए वस्तु दूरी आपका धनात्मक होगा, और आपका आभास जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वस्तु दूरी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। वास्तविक प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो हमारा प्रतिबिंब दूरी है नेगेटिव, और अगर हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो हमारा प्रतिबिंब दूरी जो बनेगा वो हमारा बनेगा आपका पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो होगा वो सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, और दर्पण के पीछे बनता है। आपसे पूछेगा कि बताइए परावर्तक सतह के सामने अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो उसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक या फिर काल्पनिक, तो आप आंसर देंगे कि वास्तविक होगा। परावर्तक सतह के अगर सामने कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हमारा एक्चुअल इमेज है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब है, और उस रिफ्लेक्टेड सरफेस के अगर पीछे बन रहा है यानी दर्पण के पीछे अगर इमेज बन रहा है तो वो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, छोटा होता है। ठीक है, काल्पनिक होता है यानी कि वो सीधा होगा और छोटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व परमाणु के साथ दोहरा बंधन और बनाइए। बताना है कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाए और डबल बॉन्ड भी बनाए। तो आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां से आपका बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने 4 लगा दिया होगा कि कार्बन के साथ जो क्या करता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाए और डबल बॉन्ड भी बनाए, ये आपका क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां तक मेरी बात आप लोगों को? आइए अगले क्वेश्चन, लोहे का गोला पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ठीक है, किसी चीज का डूबना या फिर तैरना उसके किस पे निर्भर करता है, उसके घनत्व पे या फिर आपेक्षिक घनत्व पे निर्भर करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, देखिए कि जिसका घनत्व ज्यादा होता है, देखिए घनत्व को हम लोग रो से लिखते हैं, मान लो ρ1 है किसी और एक का ρ2 है, तो मान लो ρ1 जो है ज्यादा है किससे, ρ2 से, यानी किसी चीज का घनत्व ज्यादा है दूसरे से, उस कंडीशन में क्या होगा, इस चीज को समझिएगा,
कि जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो उसमें तैरेगा, जिसका घनत्व ज्यादा है उसमें तैरेगा, और जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगा। अब आइए क्वेश्चन पर आई, क्या कहा, लोहा का जो गोला है पारा पर तैरता है, ठीक है, यानी लोहे का जो घनत्व है पारे से क्या है, कम है, ठीक है, क्योंकि लोहा तैर रहा है तो उसका घनत्व क्या है, कम है, किससे, पारे से, किंतु पानी में डूब जाता है। लेकिन क्या होगा कि लोहा का जो गोला होता है पानी में डूब जाता है, यानी कि लोहे का जो घनत्व होगा पानी से ज्यादा होगा। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा घनत्व हो गया पारा का यहां पर, उसके बाद आपका हो गया लोहा का, और उसके बाद यहां आपका हो गया पानी का, ठीक है। अब आइए इस स्टेटमेंट के हिसाब से, पारा में तैरेगा लोहा कि लोहा में तैरेगा पारा, तो आप कहेंगे कि पारा में तैरेगा लोहा, और लोहे में पानी तैरेगा, नहीं तैरेगा, क्योंकि क्या होगा, पानी तैरेगा लोहे में। क्लियर है यहां तक मेरी बात आप लोगों का? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों सही है, और ए सही का जो स्पष्टीकरण है वो सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक मार दिया आप लोगों ने, ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, और जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसमें डूब जाएगा। क्लियर है? आ जाओ। जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती हैं तो निम्न में से किसकी उपस्थिति को ये इंगित करती हैं, ये क्वेश्चन पूछा। अब देखिए यहां से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में भर भर के आया है और इसको आपको समझने की जरूरत है। मान लीजिए हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड, हमारा ये छड़ चुंबक है, मैग्नेटिक रॉड है, जब हम इसको स्वतंत्र अवस्था में छोड़ देंगे तो आपको पता है कि एक बनेगा आपका नॉर्थ पोल और एक बनेगा आपका साउथ। अब देखिए दो कंडीशन इसका यहां से आता है, दोनों कंडीशन हम लोग देखते हैं क्या क्या है। देखिए कंडीशन 1 ये है, दूसरा कंडीशन हम आपके लिए यहां पर बनाते हैं ताकि आपको जो डाउट है वो आपका अच्छे से क्लियर होगा। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, चुंबक है तो उसमें दो ध्रुव होगा, नॉर्थ पोल और साउथ। इसमें देखिए अब आइए देखिए फिगर हो गया। अब ध्यान से देखना क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं एरो देख रहे हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स लाइन, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो जितना कम चुंबकीय बल रेखाएं होंगी या फिर चुंबकीय बल रेखाओं के बीच का जो अंतर है जितना ज्यादा होगा, देखिए चुंबकीय बल बीच रेखाओं का अंतर कितना है, ज्यादा है, और इस कंडीशन में देखिए कितना छोटा छोटा अंतर, ठीक है। तो जब चुंबकीय बल रेखाओं के बीच अगर अंतर कम होगा तो यानी जब सघन चुंबकीय बल रेखा है तो वो प्रबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और अगर चुंबकीय बल रेखाएं अगर विरल हैं यानी एक दूसरे के साथ काफी दूरी पर हैं तो उस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारा कमजोर होगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सघन कहाँ है, तो सघन है, तो सघन है यानी वहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हो जाए, ठीक है। अगर सगल बल रेखाएं हैं, सघन
चुंबकीय बल रेखा वहां पर है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और यही देता कि विरल हो जाता, तो विरल के केस में हमारा दुर्बल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता। यहां पे लिखिएगा वीक, यहां पे लिख लो दुर्बल चुंबकीय यहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है दुर्बल उत्पन्न हो रहा है, और यहां पर आप लिख सकते हैं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने 4 लगाया होगा, इसका भी 4 आएगा उनका सही, और सही आंसर आप लोगों का आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन मैग्नीन और कठोर रबर के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाए तो क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से किया, यदि समान लंबाई मोटाई है, ठीक है, तो प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। ठीक है, लंबाई क्या है, समान है, मोटाई क्या है, समान है, तो हम लोगों को विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर क्या हो जाएगा बताइए, तो विभवांतर क्या होगा, जिसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, विभवांतर वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टंगस्टन का प्रतिरोध जो होता है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी टंगस्टन में जो है वो धारा जो है वो अधिक प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर सभी लोग 1 मारेंगे, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा उनका बिल्कुल ही सही और सही आंसर आया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या है अगला क्वेश्चन भाई लोग। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन आप लोगों को गलत लग रहा है, ये आप लोगों को चुनना है। ठीक है, चलिए देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो अगर जो हमारा ऊर्ध्वाधार समूह था, ऊर्ध्वाधार को हम लोग समूह के नाम से जानते हैं, ठीक है, और ये जो हमारा क्या है क्षैतिज है, इसको हम लोग आवर्त के नाम से जानते हैं। बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी की, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। उस समय टोटल तत्व कितना था, 63 एलिमेंट उस समय ज्ञात था। फिलहाल में तो 118 एलिमेंट ज्ञात है। ये हम लोग मेंडलीव की बात करें, मेंडलीव की हम लोग बात करें, किस चीज पर सजाया गया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो तत्वों को अगर उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो क्या होता है, आवर्ती फलन होता है। और इसी चीज का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया था, आवर्त सारणी बनाया। ठीक है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन के बारे में नहीं प्रॉपर तरीके से बताया गया, ना ही समस्थानिकों के बारे में उचित तरीके से बताया गया, भविष्य की धातुओं के बारे में भी सही तरीके से जानकारी देने में ये सक्षम नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो फिर इसके बाद मोसले की आवर्त सारणी आई, जिसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर आधारित है, यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर है, ना कि वो एटॉमिक मास पर। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है कि तत्व गठन रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है हमको। तो तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में से सजाया गया था, ये स्टेटमेंट सही बात। ठीक है, ऊर्ध्वाधार समूह को हम लोग स्तंभ कहते हैं, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, यानी 34 नंबर हमारा गलत बात होगा। परमाणु क्रमांक के आधार पर नहीं सजाया गया भैया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। परमाणु क्रमांक की बात करेगा तो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम लोग मोसले के पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते। ठीक है, मेरी बात यहां तक आप लोगों को। आ जाइए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग क्या कहलाते। यानी हमको एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप चुनना है जिसमें
ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी C2H5OH। यहां देखिए ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। कीटोन्स का होता है CO, एस्टर का होता है COOR। ठीक है, अब देखिए हैलोजन कंपाउंड हो जाएगा हैलो कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सभी लोगों का एक आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप हम लोगों का देखना था, तो फंक्शनल ग्रुप आपको याद होगा बिल्कुल। अगर अल्कोहल का पूछेगा कि अल्कोहल का क्या होता है भैया बताओ, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, अल्कोहल का होता है OH। ठीक है, पता है ना आप लोगों को। एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप हमको सिलेक्ट करना था जिसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। आंसर आपका हेलो कंपाउंड, हेलो यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित है? Hg नहीं होगा भैया। ठीक है, कॉपर AuAg। देखो Ag का कितना होता है 79 होता है ना, और इसका होता है 80 होता है। ये किसका है भैया, ये है 11 का, ये है 12 का, ये जो है हमारा 12 का आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सभी लोग ने क्या मार दिया, पारा मार दिया होगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात यहां तक। चल, पारा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर किसमें पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, अधातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किसे पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है? किसे पादप की खाद्य फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स किसको कहा जाता है? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहने के पीछे कारण ये होता है, रीजन आपका ये है कि जहां पर मैक्सिमम फूड प्रिपेयर होता है, प्लांट्स का वह पार्ट जहां पे मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या होता है, फूड आपका प्रिपेयर होता है। तो आपको पता है अधिकतम मात्रा में पौधों में जो खाना तैयार होता है वो पत्तियों में होता है, और यही कारण है कि पत्तियों को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए पत्ती कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर आपका एक में, केवल एक आपका जो होगा वो सही और सही आंसर। पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पूछा जाता है कौन कौन सा चीज जरूरी है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको सनलाइट चाहिए होगा, CO2 चाहिए होगा, और तीसरा आपका क्लोरोफिल चाहिए। तीन चीज अगर उपस्थित है वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों का क्या आ जाएगा, एक आएगा। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम तत्व जो होता है वो उपस्थित होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण ही आपका होगा। ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने एक लगाया क्या, ऑप्शन नंबर एक सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे की किस खाद्य, पौधे द्वारा जो उत्सर्जित होने वाला उसका जो बेस्ट मटेरियल है जिसको हम लोग गोंद और राल के नाम से जानते हैं, वो किस चीज से प्राप्त होता है? तो ये जो आपका प्राप्त होता है ये उसको हम लोग पुराना जाइलम, मृदु उत्तक के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने तीन लगाएंगे, पुराना जाइलम। अब जाइलम की बात किया जाए तो जाइलम जो है पौधों में जल के परिवहन के लिए, जल के परिवहन में उत्तरदायी है। और एक होता है आपका फ्लोएम, पौधों में खाद्य पदार्थ परिवहन के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया, देख लीजिए
देख लिया आप लोगों ने, जाइलम जल के लिए, फ्लोएम आपका भोजन के लिए आपका उत्तरदायी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप, आइसोबार। देखो आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर समान होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। और आइसोबार में एटॉमिक मास सेम हो। आइसोटोप्स यानी समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है पर द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा, और जब समभारिक होगा तो द्रव्यमान संख्या समान होगा और परमाणु संख्या भिन्न होगी। अगर सम न्यूट्रॉनिक है तो उसमें आइसोन्यूट्रॉनिक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है। देखिए उनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर आपको एक में ही दिख गया है, बिल्कुल आपका जो है वो सही और सही। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो ये हमारा आइसो न्यूट्रॉनिक है। परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, परमाणु द्रव्यमान समान, तो ये हमारा आइसो बार की संख्या हो जाएगी, और ये हमारा आइसोटोप्स। क्लियर है भाई लोग? अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताओ सभी लोग इसका आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि पृथ्वी की आंतरिक उष्मा इंजन को किससे शक्ति, यानी कि पृथ्वी को जो इंटरनल हीट है वो कहां से प्राप्त होता है। तो ये जो आपका प्राप्त होता है रेडियोधर्मी एनर्जी से, रेडियो एक्टिविटी एनर्जी से यहाँ पर इसको प्राप्त होता है। सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर एक लगा दिया होगा, और जिनका भी ऑप्शन नंबर एक आएगा उनका सही और सही आप लोगों के आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई लोग, यहां तक पृथ्वी का जो पार्ट होता है, मान लीजिए हमारा अर्थ था, तो अर्थ को हम लोग तीन पार्ट में तोड़ते हैं। यहां से जब आप निकालोगे तो तीन लेयर मिलता है। ठीक है, यहां से जब आप कट करिएगा तो आपको तीन लेयर, ठीक है, सियाल, सीमा और डीप है। ठीक है, यहाँ पे कोर मेंटल और क्रस्ट, कोर मेंटल और क्रस्ट, ठीक है, सियाल, सीमा और डीप है। सियाल कहने का मतलब वहां पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम होगा, सीमा कहने का मतलब आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम होगा, और नीफे कहने का मतलब वहां पे निकेल और क्या हो जाएगा, फेरस यानी कि आयरन वहां पर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने एक लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में कौन सा कथन जो है आपका वो सही है, ये आप लोगों को चुनना है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में क्या है, नहीं है, जल्दी से पढ़िए। डबल डिस्प्लेसमेंट, अभिकारक कार्बनिक होना चाहिए, गलत बात है। दो अभिकारकों के बीच आयन का विनिमय होना है, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू अभिकारक। दो अभिकारकों के बीच क्या होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आयन होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने डी लगाया होगा, बी वालों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर एक अभिकारक के बीच अगर आयन का ट्रांसफर होता तो हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, रिएक्शन जो है वो कई प्रकार का होता है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन होता है, आपका हो गया एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बहुत प्रकार का रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। लूसीफेर डैश ग्रह का एक और नाम बताइए, लूसीफेर किस ग्रह का नाम? तो देखो लूसीफेर जो है शुक्र का नाम है भैया, किसका नाम है, शुक्र का नाम है। शनि का उपग्रह क्या है आपका, टाइटन। ठीक है, चलिए पता है आप लोगों को किस ग्रह का उपग्रह नहीं है आपका, बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है,
ये भी कभी अगर आपसे पूछ जाए पृथ्वी का एकमात्र, तो हमारा हो जाएगा चंद्रमा। क्या है भैया? ये हमारा पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। अब ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है? तो याद रखेगा, जो जिसके पास खुद का अपना प्रकाश होता है उसको हम लोग तारा बोलते हैं, ठीक है। और जो तारे का चक्कर लगाता है उसको हम लोग ग्रह बोलते हैं, और जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको हम लोग उपग्रह के नाम से जानते हैं। तो सन क्या है? क्या है? वो हमारा स्टार है, उसके पास क्या है? खुद के पास अपना लाइट है, ठीक है। अर्थ के पास अपना लाइट नहीं है, पर सन के लाइट के हेल्प से यहाँ पर आपको लाइट दिख रहा है, ठीक है। और सन का चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। कौन? आपका अर्थ। यानी कि सन का उपग्रह कौन सा है हमारा? ये हमारा जो है हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह का नाम है सूरज, ठीक है। और वायुमंडल में हजारों करोड़ों बिलियन ग्रह जो हैं, तारे जो हैं, वो विद्यमान हैं, ठीक है। सबसे नजदीक जो हमारा तारा है उसका नाम है हमारा कौन सा? सन, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता उस बिंदु पर किसके बराबर हो? बताना है कि जो किसी भी, मान लीजिए हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक, इसमें हमसे ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मान लीजिए इस बिंदु पर आपको पता करना, तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि विद्युत तीव्रता होगी किसके बराबर होती है? तो जिसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव की प्रवणता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का जो होगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सभी लोगों का 3 आ जाएगा, और जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 आ गया होगा उनका सही और सही आंसर आप लोगों का, ठीक है भाई लोग। चलिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, अगर हमारा ये मॉडल सेट आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो आप इस वीडियोस को लोग लाइक करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी आप लोग करो। इस क्वेश्चन का, जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है, वोल्ट मीटर उन बिंदुओं को कैसे जुड़ा? क्वेश्चन पूछा हमसे कि जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापा जाना होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों से बताइए। तो मान लीजिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में लगाएंगे कि सीरीज में लगाएंगे? तो हम लोग भैया पैरेलल में लगाते हैं, लगाते हैं समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या लगाया होगा? 2 लगाया होगा। गलती से भी आप सीरीज मत मार दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का 2 आ गया। 2 वालों का जो है वो सही और सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का? निम्न में से कौन सा इकोसिस्टम का हिस्सा है? तो इकोसिस्टम का कौन सा हिस्सा है? तो इकोसिस्टम क्या होता है? पृथ्वी पर उपस्थित या फिर वायुमंडल में उपस्थित सभी जैविक और अजैविक घटकों को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या बनता है हमारा? वो इकोसिस्टम परितंत्र का निर्माण होता है। यानी सभी पेड़ पौधा चाहिए होगा, जैविक घटक चाहिए होगा, अजैविक घटक चाहिए होगा। ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज सभी लोगों का जो होगा वो सही और सही आंसर। इकोसिस्टम में पेड़ पौधे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन की, बताइए पेड़ पौधों का कितना प्रतिशत हमारे वातावरण में रहना चाहिए ताकि हमको स्वच्छ हवा मिले? तो याद रखिएगा कि 1/3 जितना आपके पास क्या है एरिया है, एरिया का 1/3 हिस्सा पर आपका प्लांटेशन होना, ठीक है। अगर आपके 1/3 हिस्से पर पेड़ है तो आपको शुद्ध हवा जो है वो मिलेगी, ठीक है। वातावरण में जो हमारा चेंज आप सुनते होंगे, क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे, उस सब का एक और एकमात्र रीजन है क्या? कि पेड़ों का कटाव, वनों का खत्म होना, या फिर वनों का धीरे धीरे करके उसका प्रतिशत में कमी होना। भारत में
अगर वृक्ष और वन की बात करोगे तो 1/3 की जगह अभी आपका लगभग 24% के आसपास जो है वो पूरे एरिया पर अभी भारत में बन पाया है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इस वीडियोस को लाइक करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसके बारे में आप लोग शेयर भी करेंगे। दोस्तों, एजुकेशन अड्डा के द्वारा आप लोगों के लिए कई सारे प्रकार के जो बैचेस है वो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर या फिर हमारे ऐप स्कोर प्लस पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप वहां पर जाकर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ निश्चित तौर से एप्लीकेशन पर भी जुड़ेंगे। एप्लीकेशन का लिंक जो होगा आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी आप लोग जाके स्कोर प्लस सर्च करेंगे आप लोगों को, वहां से आप लोगों को ये वाला जो सिंबल के साथ आप लोगों को मिल, ठीक है। और आपको किसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए बैचेस के बारे में तो आप इस दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, वहां से आप लोग जानकारी को इकट्ठा कर सकते, ठीक है। ये हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जहां पर आपको साइंस, मैथ और ट्रेड सभी चीज आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। कई बच्चे आप इसका बेनिफिट ले भी रहे हैं। आप भी इस कड़ी में बिल्कुल पीछे मत छूटिए, अपनी तैयारी को एक नई दशा देने का काम करिए। बहुत ही जल्द आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम का शेड्यूल जो है वो आपका आ जाएगा और आपको एग्जामिनेशन का डेट भी आप लोगों को। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू। जय हिंद।